बच्चों, अभी तक हमने नेत्र गोलक यानी आई के जो तीनों स्तर हैं उन तीनों लेयर्स के बारे में बात करी। यह जो तीनों लेयर्स थे, फाइब्रस ट्यूनिक, फिर वैस्कुलर ट्यूनिक और फिर न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक, इनके बारे में हमने बात करा। अब हम बात करेंगे इंटरनल कैविटी ऑफ आई यानी नेत्र गोलक की आंतरिक गुहा एवं लेंस। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यह हमें जो मध्य में पोर्शन दिखाई दे रहा है यह है लेंस। लेंस जो है, अगर उत्पत्ति में बात की जाए तो उत्पत्ति में यह एक्टोडर्मल होता है एवं क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना हुआ होता है। अगर इसके आकार की या शेप की बात की जाए तो यह बाइकॉनकेव होता है यानी उभयोत्तल होता है। यह जो लेंस है, यह लेंस जो इंटरनल कैविटी ऑफ आई है इसे दो भागों में विभाजित कर रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, यहां आगे की तरफ हमें कॉर्निया दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ हमें रेटिना दिखाई दे रहा है। यह जो लेंस है दो भागों में विभाजित करने की वजह से एक भाग तो वह हो गया जो कॉर्निया एवं लेंस के मध्य है, दूसरा भाग लेंस एवं रेटिना के मध्य है। जो भाग कॉर्निया एवं लेंस के मध्य है, इस कक्ष को हम एक्वस चैम्बर या जलीय कक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भाग लेंस एवं रेटिना के मध्य में है, इस भाग को हम विट्रस चैम्बर के नाम से जानते हैं या हिंदी में हम इसे काचाभ कक्ष भी बोलते हैं। दोनों में रेस्पेक्टिवली जो भरे हुए द्रव होते हैं, अगर हम एक्वस चैम्बर के अंदर बात करें तो एक्वस चैम्बर में भरा हुआ द्रव एक्वस ह्यूमर कहलाता है और विट्रस चैम्बर की अगर बात की जाए तो विट्रस चैम्बर में भरा हुआ द्रव विट्रस ह्यूमर या विट्रस द्रव कहलाता है। सर्वप्रथम हम विट्रस चैम्बर में भरे हुए विट्रस द्रव की या ह्यूमर की बात कर रहे हैं। इसमें भरा हुआ जो विट्रस ह्यूमर होता है, इसमें 99% पानी होता है, प्लस इसमें जिलेटिनियस सब्सटेंस होते हैं, जिलेटिन जैसे पदार्थ होते हैं, प्लस इसके अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोप्रोटीन, विट्रिन, हाइलुरोनिक एसिड इत्यादि चीजें होती हैं। बच्चों, इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के आंतरिक दबाव को बनाए रखना होता है। यानी यहां पर यह जो नेत्र गोलक का आकार हमें जो गोल दिखाई दे रहा है, उसके पीछे मेन कारण जो है वह विट्रस ह्यूमर ही है। यह नेत्र गोलक को पिचकने से बचाता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर अगर एक्वस चैम्बर की बात की जाए तो एक्वस चैम्बर हमने कहा यह होता है कॉर्निया एवं लेंस के मध्य। बच्चों, आपको याद होगा जब हमने वैस्कुलर ट्यूनिक लेयर के बारे में पढ़ा था, तब वैस्कुलर ट्यूनिक के हमने 3 भाग करे थे। एक था कोरॉइड लेयर, दूसरा था सिलियरी बॉडी और तीसरा था आइरिस। यह जो आइरिस था लेंस के आगे की तरफ स्थित था। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यह जो हमें पिंक कलर का एरिया दिखाई दे रहा है यह है आइरिस है। इसी आइरिस की उपस्थिति की वजह से जो एक्वस चैम्बर है यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यहां पर इसके जो 2 भाग हैं, पहला भाग है एक कॉर्निया एवं आइरिस के मध्य, दूसरा आइरिस एवं लेंस के मध्य। यहां पर यह जो 2 भाग हैं, चूंकि पहला कॉर्निया और आइरिस के मध्य है, कॉर्निया और आइरिस के मध्य मिलने वाला यह जो भाग है इसे हम एंटीरियर चैम्बर या अग्र कक्ष के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जो आइरिस एवं लेंस के मध्य वाला भाग है यह पश्च कक्ष के नाम से जाना जाता है। अब इसका कार्य क्या है? बच्चों, जब हमने सिलियरी बॉडी पढ़ी थी तब सिलियरी बॉडी के अंदर हमने इसके कार्यों के बारे में भी पढ़ा था। हमने कहा था जो सिलियरी बॉडी है या सिलियरी काय है, इससे निलंबक स्नायु यहां पर जैसा हम देख सकते हैं अटैच होते हैं। यह निलंबक स्नायु जो है यह लेंस को होल्ड करते हैं। यह एक कार्य था सिलियरी काय का। इसी प्रकार से सिलियरी काय का दूसरा जो कार्य था वह हमने यह कहा था कि यह एक्वस ह्यूमर का स्त्राव करता है। यह एक्वस ह्यूमर का स्त्राव कर रहा है। याद कीजिए, हमने जो सिलियरी काय है यह वेस्कुलर ट्यूनिक का भाग बताया था। वेस्कुलर ट्यूनिक संवहनी यानी जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन उपस्थित होता है। तो यहां पर ब्लड सर्कुलेशन है और यहां से एक्वस ह्यूमर का स्त्राव हो रहा है। अब यहां से जो निकलने वाला एक्वस ह्यूमर होता है, यह एक्वस ह्यूमर बिल्कुल शुद्ध होता है। हम शुद्ध या अशुद्ध किसे कहते हैं? जैसे अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त के अंदर हम शुद्ध रक्त एवं अशुद्ध रक्त की बात करते हैं। शुद्ध रक्त का अर्थ क्या होता है? शुद्ध रक्त का अर्थ होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन है, यानी पोषक पदार्थ उपस्थित हैं एवं जो ऑक्सीजनेटेड है। इस शुद्ध रक्त को हम जो है आर्टरी या धमनी के अंदर बहता हुआ देखते हैं। अब यहां पर जो सिलियरी काय है यहां से शुद्ध एक्वस ह्यूमर का स्त्राव हो रहा है। अब शुद्ध एक्वस ह्यूमर का स्त्राव हो रहा है तो सीधी सीधी बात है, इस शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिशन होगा
और यह ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है वाला रक्त धमनी में यानी आर्टरी के अंदर बहता है। इसीलिए यहां पर जो आइरिस एवं जो लेंस है इसके मध्य मिलने वाले पश्च कक्ष को हम धमनीय कक्ष यानी आर्टीरियल चैम्बर भी बोलते हैं और इसमें शुद्ध एक्वस ह्यूमर भरा हुआ रहता है। अब यहां से लगातार शुद्ध एक्वस ह्यूमर का स्त्राव हो रहा है। शुद्ध एक्वस ह्यूमर का स्त्राव हो रहा है तो यहां पर पश्च कक्ष में यानी आइरिस और लेंस के मध्य वाले जो कक्ष है उसमें दबाव बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और इसी दबाव की वजह से यह जो शुद्ध एक्वस ह्यूमर है यह प्यूपिल से होता हुआ अग्र कक्ष एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है जो कॉर्निया और आइरिस के मध्य में है। अब यहां पर इस शुद्ध एक्वस ह्यूमर का क्या किया जाएगा जिसके अंदर ऑक्सीजन एवं न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है यानी पोषक पदार्थ हैं। बच्चों आपको याद होगा हमने कहा था कि जो कॉर्निया होती है यह कॉर्निया फाइब्रस ट्यूनिक की लेयर है, फाइब्रस ट्यूनिक का भाग है और पूरी की पूरी फाइब्रस ट्यूनिक जो है वह असंवहनीय होती है यानी एवेस्कुलर होती है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। अब हमारे शरीर में किसी भी कोशिका को पोषण एवं ऑक्सीजन देने का कार्य रक्त का होता है। अब चूंकि ये असंवहनीय है तो ये कॉर्निया किस प्रकार से पोषण प्राप्त करेगी क्योंकि कॉर्निया एक जीवित स्तर है तो इसे पोषण मिलता है यहां पर शुद्ध एक्वस ह्यूमर से। शुद्ध एक्वस ह्यूमर से यह ऑक्सीजन लेती है, पोषण लेती है एवं यहां पर CO2 एवं नाइट्रोजनस वेस्ट को डाल दिया जाता है। अब यहां पर अग्र कक्ष में CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा ज्यादा है। आप जानते होंगे रक्त के अंदर जब CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा ज्यादा होती है तब उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं और अशुद्ध रक्त जो है वह वेन में यानी शिराओं के अंदर बहता है। इसीलिए अग्र कक्ष को हम जो है शिरीय कक्ष या वेनस चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। बच्चों ध्यान रखने वाला बात है कि यहां पर पश्च कक्ष को हम धमनीय या फिर आर्टीरियल चैम्बर बोल रहे हैं और अग्र कक्ष को हम शिरीय या वेनस चैम्बर कह रहे हैं। अब यहां पर यह जो शुद्ध एक्वस ह्यूमर है उससे जो है O2 और पोषक पदार्थ ले लिए गए, CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल दिया गया। अब इसकी मात्रा यहां पर बढ़ने लगेगी यानी अशुद्ध एक्वस जो द्रव है उसकी मात्रा बढ़ रही है। अब इसका क्या किया जाएगा, इसे यहां पर एक छिद्र के द्वारा एक कैनाल के द्वारा निकाल दिया जाता है जिसे हम श्लीम की कैनाल या श्लीम की नाल के नाम से जानते हैं। बच्चों याद होगा आपको जब हमने फाइब्रस ट्यूनिक लेयर पढ़ी थी तब हमने कहा था जो कॉर्निया और स्क्लेरा होता है, कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन जिसे हमने कहा था लिम्बस, इस लिम्बस पर कैनाल ऑफ श्लीम पाई जाती है। यह जो कैनाल ऑफ श्लीम है इस कैनाल ऑफ श्लीम का कार्य यह होता है कि यहां पर जो अशुद्ध एक्वस द्रव भरा हुआ है इस कैनाल ऑफ श्लीम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहां पर अगर किसी कारणवश यह कैनाल ऑफ श्लीम अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है तो क्या होगा बच्चों, उस स्थिति में यहां से जो शुद्ध एक्वस ह्यूमर है यह बाहर की तरफ आ रहा है और जो अशुद्ध एक्वस ह्यूमर है यहां पर इसके अवरुद्ध होने की वजह से इसकी मात्रा डिपॉजिट होती जा रही है यानी मात्रा बढ़ती जा रही है। अब मात्रा बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यह जो एक्वस द्रव का शुद्ध एवं अशुद्ध एक्वस द्रव की मात्रा बढ़ रही है इसका दबाव कॉर्निया पर और लेंस पर पड़ेगा। सर्वप्रथम यहां पर यह कॉर्निया जो है इस पर पड़ेगा, लेंस पर पड़ेगा। इस कॉर्निया और लेंस पर दबाव पड़ने की वजह से हमारे नेत्रों की जो कॉर्निया है वह बल्ज आउट होकर यानी फूल करके नेत्रों से बाहर आने लगने लगती है और बटन नुमा संरचना के रूप में दिखाई देने लगती है। इस रोग को हम ग्लूकोमा या सबल वाय के नाम से भी जानते हैं। यह जो ग्लूकोमा एवं सबल वाय है अगर क्रॉनिक कंडीशन हो, जीर्ण अवस्था हो तो उस अवस्था के अंदर यह प्रेशर कॉर्निया, लेंस इन पर पड़ने के साथ साथ यह विट्रस ह्यूमर से होता हुआ रेटिना तक पहुंच जाता है और रेटिना के अंदर उपस्थित जो न्यूरॉन्स हैं, जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, यह डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और ऐसा पर्सन ब्लाइंड तक हो सकता है। यह हमने जो नेत्र की एनाटॉमी वाला तक का पोर्शन है यह कंप्लीट किया। बच्चों जो आई की एनाटॉमी है, एनाटॉमी के बाद अब हम बात कर रहे हैं जो फंक्शन ऑफ आई है यानी नेत्र के कार्य। नेत्र का कार्य जो है आप सभी जानते हैं, इसका कार्य देखना होता है। देखने की यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम जो लाइट रेज है यानी जो प्रकाश की किरणें हैं, इन प्रकाश की किरणों को नियंत्रित किया जाता है। यह नियंत्रण का कार्य आपको याद होगा प्यूपिल की पेशियों के द्वारा किया जाता है। याद कीजिए
हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें ज्यादा है या कम है, यानी मंद प्रकाश है या तीव्र प्रकाश है, उस समय जो प्यूपिल के अंदर मिलने वाली अरीय एवं वर्तुल यानी रेडियल एवं सर्कुलर मसल होती हैं, इनके शिथिलन एवं संकुचन की वजह से जो प्रकाश की किरण है वह नियंत्रित की जाती है। अब यह प्रकाश की किरण जो है प्यूपिल से होते हुए लेंस पर आती है और लेंस इसे रेटिना पर फोकस करता है। तो प्रथम चीज तो हम वह पढ़ चुके हैं। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि यह दूसरी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, यानी लेंस जो है वह रेटिना पर किस तरीके से प्रकाश की किरणों को फोकस करता है। बच्चों, जैसा आपको ध्यान होगा, हमने कहा था कि जो हमारा लेंस होता है, यह लेंस अगर हम आकार की बात करें तो आकार में यह बाइकॉनकेव होता है, यानी उभयोत्तल इस प्रकार का होता है। और इस उभयोत्तल लेंस को यानी बाइकॉनकेव लेंस को इंटरनल कैविटी ऑफ आई के अंदर दो चीजों के द्वारा स्थित किया जाता है, और यह जो है वह है सिलेरी काय एवं निलंबक स्नायु यानी सस्पेंसरी लिगामेंट एंड सिलेरी बॉडी। यह जो है सस्पेंसरी लिगामेंट एवं निलंबक स्नायु में खिंचाव एवं शीतलन की प्रक्रिया होती है। इस खिंचाव एवं शीतलन की प्रक्रिया के वजह से जो हमारा बाइकॉनकेव लेंस है, इस बाइकॉनकेव लेंस की वक्रता में परिवर्तन आता है। यह जो वक्रता है, यह वक्रता कम हो सकती है कुछ इस प्रकार से, या फिर ज्यादा हो सकती है कुछ इस प्रकार से। इस वक्रता में परिवर्तन करके जो लाइट रे है, उस लाइट रे को जो रेटिना है उस रेटिना पर फोकस किया जाता है। फोकस करने की यह क्षमता ही समायोजन यानी एकोमोडेशन की प्रक्रिया कहलाती है। समायोजन की यह जो क्षमता है, एबिलिटी है, यह मैमल्स में यानी ह्यूमंस के अंदर एवं बर्ड्स में, पक्षियों में देखने को मिलती है। यहां पर यह जो समायोजन की प्रक्रिया है, इसे हम दो भागों के अंदर पढ़ते हैं। एक, जब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो है वह दूर स्थित है, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट पास स्थित है। सर्वप्रथम हम इसमें बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट दूर स्थित होता है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, यहां पर हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर जो है चीज या वस्तु जो है वह दूर स्थित है। अब इससे होकर के जब लाइट रेज आती हैं तो यह सर्वप्रथम कॉर्निया से टकराती हैं। अब कॉर्निया इन्हें अपवर्तित करता है। यह जो है कॉर्निया अपवर्तन की प्रक्रिया कर रहा है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। बाहर जो मीडियम है वह एयर है, और उसके बाद यह हमारे आई के अंदर एंटर कर रही है, तो यहां पर अपवर्तन की प्रक्रिया हो रही है। अपवर्तन की यह जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया के अंदर सर्वप्रथम कॉर्निया भाग लेता है। उसके बाद जो अन्य द्रव है जैसे एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, लेंस इत्यादि भाग लेते हैं। लेकिन जो प्रकाश का अपवर्तन सर्वाधिक होता है, बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान से सुने। यह प्रश्न पूछा गया था कि जो प्रकाश का अपवर्तन हमारे नेत्र में किया जाता है, उसमें सर्वाधिक क्रिया किसकी होती है? तो यहां पर सर्वाधिक अपवर्तन की क्रिया कॉर्निया के द्वारा की जाती है। यहां पर यह अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के पश्चात यह लाइट रेज लेंस पर लाई जाती हैं। अब लेंस, जैसा हम जानते हैं कि यह सिलेरी बॉडी एवं सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा जो है वह अटैच होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर यह सिलेरी बॉडी है जिसमें सिलेरी मसल्स हैं, और यहां पर यह जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, यह सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। नॉर्मल कंडीशन यानी सामान्य स्थिति में हमारी जो सिलेरी बॉडी होती है यह शिथिल अवस्था में होती है, रिलैक्स कंडीशन में रहती है, और इससे जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वह अटैच रहते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट का एक सिरा सिलेरी बॉडी से, दूसरा सिरा लेंस से बना हुआ होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट जो है उसे आप एक धागेनुमा संरचना के समान मान सकते हैं। यह धागेनुमा संरचना प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक नहीं है, खिंच नहीं सकती। जिस प्रकार से एक नॉर्मल धागा होता है, अगर हम नॉर्मल धागे को ढीला छोड़ दें तो उसके अंदर सल पड़ सकते हैं, वह फोल्ड हो सकता है। परंतु अगर हम उसे खींचें तो वो सीधा तो हो जाएगा, परंतु इलास्टिक की तरह खिंचता हुआ नहीं जाएगा। ठीक कुछ इसी तरीके से हम सस्पेंसरी लिगामेंट को मान सकते हैं। सामान्य अवस्था में जब वस्तु दूर है उस समय यह जो सिलेरी मसल है यह शिथिल अवस्था में है, और शिथिल अवस्था में होने की वजह से यह इस सस्पेंसरी लिगामेंट को अपनी तरफ खींचती है। अब चूंकि सस्पेंसरी लिगामेंट का दूसरा सिरा लेंस से बंधा हुआ है, तो यहां पर यह सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को खींचेगा। हमने कहा लेंस जो है वो कुछ इस तरीके का है, बाइकॉनकेव। अब इस बाइकॉनकेव लेंस को ऊपर और नीचे से जो है वह सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा बांधा गया है। अब अगर यह ऊपर और नीचे खींचेगा
तो जो लेंस है इसकी बाइकॉन्वेक्सिटी कम होगी, यानी यह समतल होगा। और जब यह समतल होगा तो इस वजह से जो लाइट रेज हैं यह फोकस करके रेटिना पर आएंगी और हमें दूर स्थित वस्तु का ज्ञान होता है। पुनः सुने, यहां पर जो क्रिया हो रही है वह क्या हो रही है, जो हमारा लेंस होता है वह बाइकॉन्वेक्स होता है, जिसके ऊपर और नीचे सस्पेंसी लिगामेंट है एवं सस्पेंसी लिगामेंट नीचे की तरफ से सिलेरी काय एवं ऊपर की तरफ सिलेरी काय से जो है वह अटैच रहते हैं। जब सिलेरी काय रिलैक्स होगा तो यह इस धागेनुमा संरचना यानी सस्पेंसी लिगामेंट को खींचेगा। सस्पेंसी लिगामेंट को खींचने की वजह से जो लेंस की बाइकॉन्वेक्सिटी है वह कम होगी, यानी लेंस समतलता की तरफ बढ़ेगा और पतला होगा। जब यह लेंस पतला हो रहा है, समतलता की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पर जो प्रकाश की किरणें हैं वह रेटिना पर फोकस होंगी और हमें दूर स्थित वस्तु का ज्ञान होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें वस्तु जो है वह पास स्थित है, तब क्या होगा। पास स्थित वस्तु के अंदर ठीक वही प्रक्रिया होगी। इस समय यहां पर जो नियर ऑब्जेक्ट है इसकी जो प्रकाश किरण है वह लेंस पे आएगी, लेंस के अंदर इसका अपवर्तन किया जाता है। अपवर्तन करने के पश्चात यह लेंस पर आता है। यह लेंस पर आया, लेंस पर आने के बाद यह जो है अब क्या होगा, यहां पर लेंस पर आने के बाद जो सिलेरी बॉडी है एवं सस्पेंसी लिगामेंट है, इस समय जो सिलेरी बॉडी है वह संकुचित अवस्था में कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में आ जाती है। अब यह कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में आएगी तो उसकी वजह से यह जो सस्पेंसी लिगामेंट खिंचाव की स्थिति में थे यह ढीले पड़ जाते हैं। अब ये ढीले पड़ेंगे तो यह लेंस को ढीला छोड़ देते हैं और लेंस फैल जाता है, लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा होते ही यहां पर अब इस प्रकाश की किरण को रेटिना पर फोकस कर दिया जाता है। रेटिना पर फोकस होते ही अब हमें पास स्थित वस्तु को दिखाई देती है। फिर सुने, यहां पर यह लेंस बाइकॉन्वेक्स है, सस्पेंसी लिगामेंट से बंधा हुआ है, इसके ऊपर सिलेरी बॉडी है। सिलेरी बॉडी अब पास स्थित वस्तु की कंडीशन में यह संकुचित होती है, कुछ इस तरीके से संकुचित होगी। संकुचित होने की वजह से इसकी मोटाई बढ़ रही है और यह सस्पेंसी लिगामेंट को ढीला छोड़ रही है। ढीला छोड़ते ही लेंस को ढीला छोड़ दिया जाएगा। लेंस को ढीला छोड़ते ही यह लेंस क्रिस्टलाइन का प्रोटीन का बना हुआ है, यह मोटा हो जाता है। मोटा होते ही अब जो प्रकाश की किरण है वह रेटिना पर फोकस कर दी जाती है और हमें पास स्थित वस्तु दिखाई देती है। यहां पर यह हमने समायोजन की प्रक्रिया पढ़ी, जिसमें हमने कहा दूर स्थित वस्तु एवं पास स्थित वस्तु में किस प्रकार से समायोजन होता है। ठीक इसी समायोजन की प्रक्रिया पर यहां पर दो नेत्र दोष हम पढ़ते हैं, एक है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। बच्चों, मायोपिया एवं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? आपको मायोपिया को अगर हम हिंदी में बोले तो इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में जो हमें पास की वस्तु है वह दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है? यहां पर जो सामान्य सिद्धांत है, जो नॉर्मल फिनोमेना है, पहले हमें वह ध्यान रखना है। अगर हमें वह नॉर्मल फिनोमेना ध्यान रह जाता है तो यह निकट एवं दूर दृष्टि दोष में कोई ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आती है। सामान्य सिद्धांत क्या है? सामान्य सिद्धांत यह है कि हमारा लेंस बाइकॉनकेव है, जिसे सस्पेंसी लिगामेंट के द्वारा बांधा गया है और ऊपर सिलेरी बॉडी है। यहां पर जब लेंस पतला होगा यानी सस्पेंसरी लिगामेंट जो है इनमें खिंचाव होगा, लेंस पतला होगा तो हमें दूर की वस्तु दिखाई देगी। जब सस्पेंसरी लिगामेंट ढीले होंगे, लेंस फैलेगा, मोटा होगा तो हमें पास की वस्तु दिखाई देगी। ये सिंपल सा सिद्धांत है, हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि लेंस पतला होगा तो हमें दूर की और लेंस मोटा होगा तो हमें पास की वस्तु दिखाई दे रही है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वह है मायोपिया की। मायोपिया में हमने कहा हमें पास की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। अब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति के अंदर यहां पर अगर लेंस न्यूट्रिशन लेकर के मोटा हो जाता है, यानी यहां पर लेंस की मोटाई बढ़ रही है, यहां पर यह लेंस अगर बढ़ रहा है, लेंस की मोटाई बढ़ रही है, लेंस पोषण ज्यादा ले लिया और लेंस की मोटाई बढ़ गई, तो इस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि यहां पर यह लेंस मोटा हो गया तो जो प्रकाश की किरणें हैं वह रेटिना पर फोकस करने के बजाय रेटिना से पहले ही फोकस कर जाएंगी। रेटिना पर फोकस पहले कर गई तो यहां पर लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। यह फोकल लेंथ कम हो गई, एक
नंबर 2, चूंकि यहां पर यह लेंस मोटा होने की वजह से रेटिना से पहले फोकस कर रहा है, तो हमारी इमेज यानी जो वस्तु है उसकी इमेज का निर्माण रेटिना से पहले हो जाएगा, रेटिना के आगे हो जाएगा। इस दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, लेंस ज्यादा मोटा हो रहा है, ज्यादा मोटा हो रहा है, तो जो इमेज है वह रेटिना के आगे की तरफ बन रही है, यहां पर रेटिना से पहले बन रही है। अब इस दृष्टि दोष को हमें करेक्ट करना है। याद कीजिए, मैं इसे दोष बोल रहा हूं, एरर बोल रहा हूं, एरर विच कैन बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट किया जा सकता है। इसे हम करेक्ट करते हैं कैसे, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव का अर्थ होता है अभ्योत्तल, यानी यहां पर कुछ इस प्रकार का लेंस जो दोनों तरफ से अवतल हो, इसे हम लगा देते हैं। चूंकि ये लेंस मोटा हो गया है तो इसे हमें करेक्ट करना है, तो हम बाई कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। और अब यह प्रकाश की किरण जो है इन दोनों के संयुक्त प्रभाव की वजह से कहां पर फोकस करेगी, रेटिना पर। यह हमने बात करी मायोपिया की। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, तो हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में इसे हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष मतलब हमें दूर की चीज दिख रही है, पास की चीज हमें दिखाई नहीं दे रही। अब सीधी सीधी बात है कि हमें पास की चीज नहीं दिख रही, दूर की दिख रही है, तो हमने सामान्य सिद्धांत कहा था कि हमें दूर की दिखाई देने के लिए लेंस चपटा होना चाहिए, लेंस पतला होना चाहिए। अब इस स्थिति में जो लेंस है यह जो है वह डीजनरेट हो रहा है, यहां पर उसके प्रोटीन डीजनरेट हो रहे हैं। प्रोटीन के डीजनरेशन की वजह से यहां पर क्या होगा, यह जो लेंस है इस लेंस की मोटाई कम हो गई। लेंस की मोटाई कम हो गई तो यहां पर सीधी सी बात है, लेंस जब पतला होता है तो यह फोकस करता है रेटिना पर। अब यह लेंस बहुत ज्यादा पतला हो गया तो क्या होगा, यहां पर जो फोकस की प्रक्रिया है यह प्रक्रिया कहां होगी, रेटिना के पीछे की तरफ। यानी यह जो फोकल लेंथ है यह बढ़ गई। साथ ही साथ जो इमेज है इस इमेज का निर्माण रेटिना के पीछे की तरफ हो रहा है। यहां पर इस दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। अब जैसा आप समझ ही चुके होंगे कि यहां पर लेंस पतला हो चुका है तो इसे हमें करेक्ट करना है ताकि यहां पर यह रेटिना पर फोकस करे, और इसे करेक्ट करने के लिए हमें बाहर की तरफ बाई कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर जितना ज्यादा यह पतला होगा उसी के अकॉर्डिंग हम बाई कॉन्वेक्स लेंस को जो है यहां पर सेट करते हैं, ताकि इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से जो इमेज का फॉर्मेशन है वह कहां हो, रेटिना पर। यह हमने नेत्र के समायोजन के बारे में पढ़ा एवं इससे रिलेटेड दो नेत्र दोष मायोपिया एवं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात की। अब यह जो प्रकाश की किरण है इस लेंस से होते हुए यह पहुंचेगी रेटिना पर, और रेटिना पर यह किस प्रकार से कार्य करती है यह हम देखेंगे। यह जो लाइट रे है यह लेंस से होते हुए रेटिना पर पहुंची। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि रेटिना पर क्या कार्य होगा। देखो बच्चों कि जो ये लाइट रे है यह रेटिना पर जब पहुंचती है तो रेटिना पर इसे रिसीव करने का कार्य फोटो रिसेप्टर सेल्स यानी प्रकाशग्राही कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और ये जो प्रकाशग्राही कोशिकाएं हैं यह होती हैं रॉड्स एंड कोन्स। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि जब लेंस से रेटिना पर लाइट पहुंच रही है तो इसमें विट्रस चैम्बर से होते हुए लाइट रेटिना पर आएगी, और रेटिना में विट्रस चैम्बर के पास जो सबसे सर्वप्रथम लेयर लाइट से टकराती है वह होती है गैंग्लियोनिक। गैंग्लियोनिक के बाद बाइपोलर, और बाइपोलर के बाद फोटो रिसेप्टर सेल यानी संवेदी स्तर सेंसरी लेयर मिलता है, जिसके अंदर रॉड्स एंड कोन्स उपस्थित होते हैं। यहां पर यह क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। फोटो रिसेप्टर सेल्स यानी जो प्रकाशग्राही हैं जिन्हें हम रॉड्स एंड कोन्स कह रहे हैं, इनके नंबर के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि जो रॉड्स होते हैं यह संख्या में 1200 लाख, जबकि कोन्स के बारे में बात की जाए तो यहां पर मिलने वाले कोन्स की संख्या होती है 65 लाख। यह प्रत्येक आई के अंदर हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनके अंदर मिलने वाले पिगमेंट्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। रॉड्स के अंदर मिलने वाला जो पिगमेंट होता है उसे हम रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल, और कोन्स के अंदर मिलने वाला जो पिगमेंट है उसे हम आयोडोप्सिन या विजुअल वायलेट के नाम से जानते हैं।
यहाँ पर यह चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रॉड्स हैं यह मंद प्रकाश एवं अंधेरे में विभेदन करवा रहे हैं, जबकि जो कोन्स होते हैं यह तीव्र प्रकाश के अंदर कलर में विभेदन कराते हैं। यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो रॉड्स होते हैं यह रॉड्स शंकु यानी कोन से अधिक संवेदनशील होते हैं। अब यहां पर जो रॉड्स एंड कोन्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यह रॉड्स एंड कोन्स बेसिकली एक प्रोटीन और एक पिगमेंट से मिलकर के बने होते हैं। यह जो प्रोटीन होता है इसे सामान्यतः ऑप्सिन प्रोटीन और पिगमेंट को रेटिनल बोला जाता है। यहां पर जो पिगमेंट है इसके अंदर रेटिनल पिगमेंट यह विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है। बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि यहां पर यह प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है, जिसके अंदर ऑप्शन में यह दिया गया था कि जो रेटिनल है इसका निर्माण किससे होता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, कीटोन ऑफ विटामिन ए, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। इसमें याद रखने वाली बात है कि यहां पर इसका निर्माण विटामिन ए के एल्डिहाइड से होता है। रेटिनल की बात हमने करी। इसी प्रकार से जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स के अंदर मिलने वाले जो ऑप्सिन प्रोटीन हैं यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें रॉड्स के अंदर, तो रॉड्स के अंदर मिलने वाला ऑप्सिन प्रोटीन स्कॉटॉप्सिन होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोन्स की, तो कोन्स के अंदर मिलने वाला ऑप्सिन प्रोटीन फोटॉप्सिन होता है। इसी के आधार पर जो रॉड्स है, रॉड्स के अंदर मिलने वाली जो दृष्टि है उसे हम स्कोटॉपिक दृष्टि भी बोलते हैं। इसके कई और नाम भी है। यहां पर इसे हम नाइट विजन भी बोलते हैं, रात्रि दृष्टि भी बोलते हैं, या ट्विलाइट विजन भी बोलते हैं। ट्विलाइट का अर्थ होता है मध्यम प्रकाश। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोन्स की, तो कोन्स के अंदर जो हमें पिगमेंट मिल रहा है और जो हमें प्रोटीन मिल रहा है, उस प्रोटीन के आधार पर यहां पर इसे हम फोटोटॉपिक विजन बोलते हैं। या शंकु में मिलने वाले इस फोटोटॉपिक विजन के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे हम इसे डेलाइट विजन भी बोलते हैं, इसे हम कलर विजन भी बोलते हैं। ये हमने सामान्य रॉड्स एंड कोन्स के बारे में बात करी। अब चूंकि जैसा हमने कहा कि जो रॉड्स होते हैं यानी जो शलाकाएं हैं यह मध्यम प्रकाश एवं अंधेरे में विभेदन करवा रहे हैं, तो मध्यम प्रकाश में जो प्रकाश की तीव्रता होती है, जो फोटोन होते हैं, यह जो लाइट पैकेट जिसे हम फोटोन बोलते हैं, यह कम तीव्रता के आते हैं। और जब यह कम तीव्रता के फोटोन आएंगे तो जो स्कॉटॉप्सिन एवं रेटिनल है यह इस तरीके से बंधित अवस्था में मिलता है, यह टूट जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। यहां पर यह ऑप्सिन प्रोटीन और रेटिनल आप देख रहे हैं। जैसे ही मध्यम प्रकाश का यहां पर फोटोन आया, यहां पर यह रेटिनल एवं ऑप्सिन प्रोटीन सेपरेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इनमें अलगाव होता है, यह टूट गए। अब यहां पर ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जो रेटिनल है वह वर्णक निकल रहा है। वर्णक यानी जो रंग प्रदान करता है। अब यहां पर यह रंग प्रदान करने वाला भाग ऑप्सिन प्रोटीन से पृथक हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि जो ऑप्सिन प्रोटीन है यह कलरलेस हो जाता है, यह कलरलेस हो जाता है। यह एक उद्दीपन हुआ जो हमने बात करी रॉड्स में। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें हम कोन्स की, तो कोन्स के अंदर यहां पर जो प्रकाश की तीव्रता होगी, जो फोटोन इंटेंसिटी होती है वह हाई होती है, क्योंकि यहां पर हम तीव्र प्रकाश में बात कर रहे हैं, तीव्र प्रकाश में कलर विभेदन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हाई इंटेंसिटी फोटोन जब यहां पर कोन से टकराएगा तो क्या होगा, यहां पर जो कोन्स होते हैं वह बेसिकली हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक यहां पर एरिथ्रोलैब, दूसरा क्लोरोलैब और तीसरा साइनोलैब। बच्चों यहां पर जो 3 प्रकार के हैं यह इनके रंगों के आधार पर नाम दिया जाता है। जो जिससे कोन के अंदर रेड पिगमेंट मिलता है उसे हम एरिथ्रोलैब के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हमें ग्रीन पिगमेंट मिलता है उसे हम क्लोरोलैब के नाम से जानते हैं, और जिसमें ब्लू पिगमेंट मिलता है उसे हम साइनोलैब के नाम से जानते हैं। जब विजुअल वेवलेंथ यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आती है तो उसमें जब रेड लाइट आती है, रेड लाइट आएगी तो यह रेड लाइट को एरिथ्रोलैब जो कोन्स हैं उनके द्वारा रिसीव किया जाता है, और यह ऑप्सिन और रेड पिगमेंट में टूट जाएंगे। याद कीजिए यहां पर रेटिनल पिगमेंट जो है वह रेड कलर का है, तो ऑप्सिन और रेड पिगमेंट में टूट जाएंगे और व्यक्ति को लाल चीज दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें ग्रीन यानी हरे रंग के बारे में, तो जब हरे रंग की विजुअल वेवलेंथ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आती है तो यहां पर टूटने वाले जो कोन्स होते हैं वह है क्लोरोलैब, और यह ऑप्शन और ग्रीन कलर में हमें जो ग्रीन कलर का आभास है वह कराएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम साइनोलैब की बात करें तो ब्लू वेवलेंथ में यह साइनोलैब टूटते हैं और हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। यह 3 कलर के जो कोन्स हैं ये हमारे नेत्रों में दिख रहे हैं। लेकिन बच्चों
हम केवल यही 3 कलर नहीं देखते, बल्कि हम जो है भिन्न भिन्न प्रकार के कलरों को देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो रंग हैं उन्हें हम एहसास कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यहां पर यह जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर हैं, यह प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। यह जो है यह तीनों प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जितने भी अदर अन्य रंग हैं उन कलर्स का निर्माण इन तीनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। इनकी कम या ज्यादा मात्रा करने से अलग अलग कलर का निर्माण होता है। साथ ही साथ यहां पर यह प्रश्न भी पूछा जाता है, अगर यह तीनों कोण एक समान प्रकार से उद्दीपित की जाए, एक बराबर मात्रा में उद्दीपित किया जाए, तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा? अगर यहां पर यह समान मात्रा में तीनों एक समान उद्दीपित किए जाएं, तो हमें व्हाइट कलर दिखाई देता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, यह ध्यान रखने वाली बात है। अगर ये समान रूप से उद्दीपित होंगे तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा? व्हाइट। ये हमने बात करी कोन्स में। बच्चों, हमने कहा था कि जब लो इंटेंसिटी, कम तीव्रता का फोटोन आ रहा है तो रॉड्स डिसोसिएट हो रहे हैं, रॉड्स टूट रहे हैं। रॉड्स के अंदर जो रोडोप्सिन प्रोटीन है यह टूट रहा है। इसी प्रकार से जब हमने कोन्स के बारे में बात करी तो कोन्स में हमने कहा जब हाई इंटेंसिटी लाइट आ रही है तो कोन्स के अंदर मिलने वाला जो आयोडोप्सिन है यह टूट रहा है। इनके टूटने से ऑप्सिन एवं रेटिनल पिगमेंट सेपरेट होंगे, इनमें अलगाव होगा और इस अलगाव की वजह से जो कोशिका है, न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन की झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन होता है। आयनों के लिए इनकी पारगम्यता परिवर्तित हो जाती है और इसी परिवर्तन की वजह से रॉड्स एंड कोन्स के अंदर एक विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसे हम उद्दीपन के नाम से, स्टिमुलस के नाम से जानते हैं। यह जो स्टिमुलस है, आप जानते हैं, हमने कहा था जो सेंसरी लेयर होती है, सेंसरी के बाद जो बाइपोलर लेयर होती है और बाइपोलर के बाद जो मिलने वाली लेयर होती है वह होती है गैंग्लियोनिक। तो यहां पर रॉड्स एंड कोन्स में उत्पन्न होने वाला यह जो उद्दीपन है, यह बाइपोलर लेयर यानी द्विध्रुवीय स्तर से होता हुआ गुच्छ के स्तर यानी गैंग्लियोनिक स्तर में जाता है और गैंग्लियोनिक स्तर के अंदर यह एक सक्रिय विभव यानी एक्शन पोटेंशियल का निर्माण करता है। बच्चों, यह प्रश्न भी आता है, यह कई बार पूछा गया है कि एक्शन पोटेंशियल का निर्माण नेत्र गोलक के कौन से स्तर के अंदर या कौन सी लेयर में बनता है। ऑप्शन में आपको गैंग्लियोनिक लेयर दिखाई देगी, गुच्छिका स्तर दिखाई देगी, तो ऑप्शन में यही करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर एक्शन पोटेंशियल का निर्माण हुआ। यह जो एक्शन पोटेंशियल है गैंग्लियोनिक स्तर से, याद कीजिए गैंग्लियोनिक स्तर से हमने कहा था एक्सॉन निकलते हैं और यह एक्सॉन मिलकर के ऑप्टिक नर्व का निर्माण करते हैं। तो यह जो एक्शन पोटेंशियल बना, यह इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू होता हुआ बाहर आता है और उसके पश्चात जब हमारे नेत्र से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है तो आपको याद होगा, हमने इसमें पहले भी कहा था कि यह ऑप्टिक नर्व राइट और लेफ्ट आई से जब निकलती है तो हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ क्रॉस का निर्माण करती है, जिसे हम ऑप्टिक काइज़्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्टिक काइज़्मा से होते हुए, मध्य मस्तिष्क से होते हुए पश्चिम मस्तिष्क, ऑक्सीपिटल लोब, जहां पर विजुअल एरिया था वहां पर पहुंचती है। वहां पर विजुअल कॉर्टेक्स वाला भाग होता है। उस विजुअल कॉर्टेक्स वाले भाग में यह जो हमने उद्दीपन ग्रहण किया, इसे हम एनालाइज करते हैं और प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर हमारी जो इमेज है उस इमेज का निर्माण होता है। हमें पता लगता है कि यह वस्तु क्या है, यानी देखने की प्रक्रिया यहां पर कंप्लीट होती है। यह हमने नेत्र के कार्यों के बारे में बात करी। अब नेत्र के अंदर कुछ रोग एवं कुछ एरर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह जो है, इन एरर्स के अंदर हमने कुछ एरर्स के बारे में पहले भी बात करी है, जैसे हाइपरमेट्रोपिया एवं मायोपिया, इनके बारे में हमने बात करी थी। हाइपरमेट्रोपिया पे हमने कहा था कि यहां पर जो हमें दूर की वस्तु है वह दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है और पास की वस्तु को देखने के लिए हम यहां पर जो है वह कॉन्वेक्स लेंस यानी ऐसा लेंस जो मोटा है वह यूज में लेंगे, क्योंकि हमें दूर की दिख रही है तो हाइपरमेट्रोपिया में लेंस पतला हो जाता है और हमें पास का देखना है। यहां पर पास का जो है वह नहीं दिख रहा तो हम बाइकॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। मायोपिया के अंदर हमने कहा था कि इसमें हमें पास की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तु दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि लेंस मोटा हो गया, इसलिए पास की वस्तु दिख रही है और पास की वस्तु दिख रही है, हमें दूर की वस्तु देखनी है तो हमें लेंस को पतला करना पड़ेगा, इसलिए हम बाइकॉनकेव लेंस जो है वह यूज में लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर
एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो एस्टिग्मेटिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों, हमने कहा था हमारा जो नेत्र है, इस नेत्र के अंदर अपन बोलते हैं कि जब लाइट आती है तो लाइट आते ही सर्वप्रथम यह लाइट टकराती है कॉर्निया से। यह जो कॉर्निया है इस लाइट को अपवर्तित करता है, अंदर की तरफ जो है वह भेजता है, रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। अब यहां पर यह जो कॉर्निया है, यह कॉर्निया हमारे जो है वो कर्व्ड फॉर्म में होती है, वक्रित रूप में हमें देखने को मिलती है। अगर इस वक्रित फॉर्म में कर्वेचर में किसी प्रकार का चेंज आ जाता है, यह कर्वेचर किसी प्रकार से बिगड़ जाता है, तो अब जो लाइट यहां से कॉर्निया से होते हुए, पिपिल से होते हुए लेंस पर पहुंच रही है, इस कर्वेचर के चेंज होने की वजह से यह लेंस पर प्रॉपर वे में नहीं पहुंचेगी, इसका फोकस बिगड़ जाएगा। इसी को हम एस्टिग्मेटिज्म डिजीज के नाम से, यानी हिंदी में दृष्टि वैषम्य के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसमें लेंस का कर्वेचर बिगड़ रहा है, तो जिस जगह कॉर्निया का कर्वेचर बिगड़ रहा है, तो जिस जगह कॉर्निया का कर्वेचर बिगड़ रहा है उस जगह कॉर्निया के कर्वेचर को सही करने के लिए हम यहां पर सिलेंड्रिकल लेंसेज का उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो नेक्स्ट नेत्र रोग है वह है नाइट ब्लाइंडनेस एवं ज़ेरोप्थेलेमिया। नाइट ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें एवं ज़ेरोप्थेलेमिया की हम बात करें तो यह दोनों जो हैं यह विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो है इसे हिंदी में हम रतौंधी के नाम से जानते हैं, यानी जिस रोग में हमें रात में दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों याद कीजिए, अभी हमने कहा था कि यहाँ पर जो मिलने वाले रोडोप्सिन एवं आयोडोप्सिन हैं, इनका निर्माण ऑप्सिन एवं रेटिनल पिगमेंट से हो रहा है, और यह जो रेटिनल पिगमेंट है यह विटामिन ए का एल्डिहाइड है। यह जो विटामिन ए का एल्डिहाइड है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से रेटिनल का निर्माण नहीं होगा। इसका सर्वाधिक प्रभाव जो हमें देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है रोडोप्सिन पर, क्योंकि रात की प्रक्रिया में जो रोडोप्सिन है यह मध्यम प्रकाश एवं अंधेरे में हमें विभेदन करवा रहा है, कम तीव्रता के प्रकाश में विभेदन करवा रहा है। अब अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो सीधी सीधी बात है कि रेटिनल का निर्माण नहीं हो रहा, रेटिनल का निर्माण नहीं हो रहा, यानी रोडोप्सिन के निर्माण की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है। और यहां पर रोडोप्सिन के निर्माण की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है तो रात में जो मध्यम प्रकाश एवं अंधेरा है इसमें विभेदन की प्रक्रिया में दिक्कत आना प्रारंभ हो जाती है, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी को हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी, या रतौंधी के नाम से भी, या इसे नेक्टाइलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें ज़ेरोप्थेलेमिया, बच्चों आपने सुना होगा ज़ेरो का मतलब होता है शुष्क, ड्राई। जैसे आप पढ़ते हैं ज़ेरोफाइट्स, यानी ऐसे पादप या प्लांट्स जो ड्राई एरिया में, शुष्क प्रदेश के अंदर उत्पन्न होते हैं। यहां पर जो हमारी कॉर्निया होती है, कॉर्निया के बारे में हमने कहा था ये एक लाइव लेयर होती है, और इसका निर्माण नॉन केरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से, अकेरेटिनीकृत स्तरित छल की उपकला के द्वारा होता है। इसके अंदर जो केरेटिन है, अगर केरेटिन, हमने केरेटिन के बारे में कहा था कि यह जो केरेटिन है जिस स्तर में हमारे त्वचा के जिस स्तर में उपस्थित होती है वह भाग मृत हो जाता है। यहां पर यह कॉर्निया नॉन केरेटिनाइज होने की वजह से ही जीवित होती है। विटामिन ए की कमी होने की वजह से यहां पर केरेटिन का जमाव होने लगता है। केरेटिन का जमाव होगा तो उसकी वजह से हमारी जो कॉर्निया है वह ड्राई होने लगती है, शुष्क होने लगती है। इसी डिजीज को हम ज़ेरो यानी शुष्क ऑप्थेलेमिया यानी आई के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट डिजीज है वह है स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस का अर्थ क्या होता है? स्ट्रैबिस्मस को हम एक नाम और देते हैं स्क्विंट आई, या हिंदी में हम बोलते हैं भेंगापन। बच्चों आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के अंदर जो नेत्र होते हैं वह नेत्र एक अलग दिशा में या नेत्र दोनों विपरीत दिशा में उनकी डायरेक्शन हमें देखने को मिलती है। उसका कारण क्या होता है? हमने कहा था कि जो नेत्र गोलक होता है उस नेत्र गोलक से पेशियां जो है वह बंधी हुई रहती हैं, और यह पेशियां दो प्रकार की हमने कही थी, रेक्टस एवं ऑब्लिक या तिर्यक। अब किसी वजह से, किसी जन्मजात एरर की वजह से अगर इन पेशियों का विकास कम हुआ, इन पेशियों का विकास कम हुआ, जिस जगह की या जिस साइड की, अगर हम बात करें लेटरल रेक्टस या मिडिल रेक्टस की, तो इनमें से अगर लेटरल रेक्टस की पेशी का विकास कम हुआ, लेटरल रेक्टस की पेशी छोटी रह गई, यह पेशी छोटी रहते ही जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक एक अलग डायरेक्शन में कान की तरफ जो है उस जगह पर जो है वह घूम जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा एरर नहीं है, यहां पर यह सर्जिकली जो है इसे क्लियर किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक लास्ट डिजीज और हम यहां पर पढ़ेंगे, वह है कैटारेक्ट। कैटारेक्ट को हम सफेद मोतिया या मोतिया बिंद के नाम से भी जानते हैं।
बच्चों, जो लेंस होता है, लेंस के अंदर आपको याद होगा हमने कहा था लेंस जो है उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होता है और यह क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना हुआ होता है। यह जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, यह क्रिस्टलाइन प्रोटीन स्तर के रूप में होता है। लेंस जो है एक जो बाई कॉनकेव न होकर बाई कॉन्वेक्स स्थिति में होता है, वह लेंस कुछ इस तरीके से होता है जिसे हम बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। यहां पर जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होते हैं, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन इस तरीके से स्तर के रूप में, परतों के रूप में होते हैं। वृद्धावस्था में या फिर कुछ अन्य कारणों से कई बार क्या होता है, यह जो प्रोटीन है यह डी नेचर होने लगता है, विकृतीकृत होने लगता है और इसकी वजह यहां पर जो है प्राकृतिक रूप से श्वेत यानी व्हाइट कलर का ओपेक अपारदर्शक प्रोटीन जो है वह जमा होने लगता है, जिसकी वजह से यह पूरा का पूरा लेंस जो है, यह पूरा का पूरा लेंस हमें सफेद दिखाई देने लगता है। अब चूंकि यहां पर यह अपारदर्शक है तो जो प्रकाश की किरण है वह लेंस के क्रॉस नहीं जा पाएगी, यानी ऐसे व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। इसे ही हम सफेद मोतिया या मोतियाबिंद या कैटरैक्ट के नाम से जानते हैं। अब यहां पर इसका क्या उपाय है? बच्चों, जो कैटरैक्ट है, इस कैटरैक्ट की स्थिति में जो व्यक्ति है उसमें ऑपरेट करके इस लेंस को निकाल दिया जाता है। मार्केट में आर्टिफिशियल लेंस उपलब्ध है। यह जो है, यह लेंस बाहर से हम अंदर की तरफ इम्प्लांट कर सकते हैं और यह अलग अलग क्वालिटी के हमें पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। यहां पर अलग अलग रेंज के देखने को मिलते हैं। यह अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें इम्प्लांट कराया जा सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से आपने देखा होगा, यह जो ऑपरेशन कराए जाते हैं यह फ्री कराए जाते हैं, कैटरैक्ट के जो ऑपरेशन है। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यह लेंस नहीं दिए जाते, बल्कि जो ग्लास है यानी जो चश्मा है वह दे दिया जाता है। जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्लासेस दिए जाते हैं, क्योंकि हम यहां पर जो लेंस निकाल रहे हैं यह बाई कॉन्वेक्स है। यहां पर इसके अंदर जब लेंस निकालेंगे तो फोकस करने के लिए, समायोजन करने के लिए हमें बाई कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, तो बाहर से हमें बाई कॉन्वेक्स लेंस का मोटा सा चश्मा दे दिया जाता है ताकि यह फोकस रेटिना पर हो। जो पर्सन पैसे खर्च कर सकते हैं, ऑपरेट करा सकते हैं, तो वह इस लेंस को अपने आंखों के अंदर ही इम्प्लांट करा देते हैं। बच्चों, यह हमने जो आई वाला पोर्शन है, इस आई वाले पोर्शन को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ईयर की।